Assalamu alaikum, dear students. Welcome to the connected class of chemistry. I am your chemistry teacher. आज के लेक्चर में हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे हेलोजेंस को, जिसमें हमने हेलोजेंस की रिएक्टिविटी को डिस्कस करना है फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद जो दूसरा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑफ हेलोजेंस, और तीसरा पार्ट हमने इसके साथ डिस्कस करना है थर्मल स्टेबिलिटीज़ ऑफ हाइड्रोजन। कल हमने लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स को डिस्कस किया था, और साथ में हम हेलोजेंस के इंट्रोडक्शन को हमने डिस्कस किया था, जिसमें उसका जो इंट्रो था, उसकी जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन थी, और साथ में हमने कुछ डेंसिटी का हवाला डिस्कस किया था। तो आज हम मूव करते हैं रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजेंस पे, जो कि आपके पेज नंबर से स्टार्ट हो रही है 65 से। तो रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन कैसी होती है वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो आज का काम है रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजेंस। ठीक है, तो लिखने से पहले जो इसके नोट्स हैं वो मैं आपके साथ थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ कि जो हेलोजेंस है वो बेसिकली नॉन मेटल्स हैं। ये क्या करते हैं, नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब इनकी जो रिएक्टिविटी है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की, वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज़ करती जाती है। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है वो फ्लोरीन है। अब जो हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, इसमें एक वर्ड यूज़ किया गया है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ये क्या करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कौन से होते हैं, जो कि दूसरे एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। ठीक है, ऐसे एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, जो दूसरे को क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज कर देते हैं और ख़ुद रिड्यूस हो जाते हैं। ऐसे एलिमेंट्स को हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कहते हैं। और हेलोजेंस ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर होते हैं। डाउन द ग्रुप ऑक्सीडाइजिंग पावर डिक्रीज़ करती जाती है। इसको अगर हम लिखते हैं तो यहाँ पे जो 7A ग्रुप है, इसको सबसे पहले आप लिखेंगे। इसमें कौन कौन सा शामिल होता है, फ्लोरीन, उसके बाद क्लोरीन है, उसके बाद ब्रोमीन है, और उसके बाद क्या है, आयोडीन। ठीक है, अब जो इसमें अगर हम देखें तो सबसे पहली बात क्या है कि दीज आर नॉन मेटल्स। जो अभी मैंने बात लिखी है कि दीज आर नॉन मेटल्स। अब उसके बाद क्या है कि रिएक्टिविटी किस पे डिपेंड करेगी, रिएक्टिविटी डिपेंड्स ऑन the ability to gain electron। ठीक है, बेसिकली रिएक्टिविटी होती क्या है कि रिएक्शन रेट क्या होगा, कितनी जल्दी से ये रिएक्ट करेंगे, रिएक्शन फिजिबल है या नहीं है, रिएक्शन रेट क्या हो सकता है, तेज़ी के साथ ये रिएक्ट करेंगे, स्लो रिएक्ट करेंगे, रिएक्शन होगा नहीं होगा, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, रिएक्टिविटी के अंदर। उसके बाद जो आगे देखें तो नेक्स्ट क्या होगा कि अब इसमें सबसे ज़्यादा मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा है, फ्लोरीन। तो आपने याद रखना है कि फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन गेन करने की पावर है वो सबसे ज़्यादा है। फ्लोरीन इज़ द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स इन द ग्रुप, मोस्ट रिएक्टिव। ठीक है, अब क्या है कि ये जो ट्रेंड है, द रिएक्टिविटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। Reactivity of halogens decreases down the group. Halogens decreases down the group. अब इसका मतलब क्या है कि जो चीज़ें मैंने अभी डिस्कस की हैं कि हेलोजेंस आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। हेलोजेंस आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ठीक है, अब इसके साथ एक बात लिखेंगे कि ऑक्सीडेशन पावर या ऑक्सीडाइजिंग पावर डिक्रीजेस, ऑक्सीडाइजिंग पावर डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ठीक है, ये जो बातें मैंने लिखी हैं रिएक्टिविटी के हवाले से, तो अब अगर हम इसका ऑर्डर ड्रा करते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ऑर्डर ऑफ
रिएक्टिविटी, अगर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि डिस्कस द आर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस, तो आप इसमें सबसे पहले क्या लिखोगे, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा होता है, फ्लोरीन, और उसके बाद कौन सा होगा, डाउन द ग्रुप हम जाएंगे तो यहाँ पे मैं पहले लिख देता हूँ कि रिएक्टिविटी ऊपर से नीचे जाएंगे तो रिएक्टिविटी क्या करेगी, रिएक्टिविटी डिक्रीजेस। और दूसरी बात साथ मैंने लिखी कि ऑक्सीडाइजिंग पावर आल्सो डिक्रीजेस, ऑक्सीडाइजिंग पावर आल्सो डिक्रीजेस। दो बातें मैंने लिखी हैं, एक रिएक्टिविटी और दूसरा ऑक्सीडाइजिंग पावर। इसके साथ हम ऑक्सीडाइजिंग पावर को भी एक्सप्लेन करेंगे। तो इसके साथ क्या हुआ कि सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव होगा वो फ्लोरीन होगा, उसके बाद कौन सा होगा, क्लोरीन होगा, उसके बाद नीचे आएंगे तो ब्रोमीन होगा, उसके नीचे आएंगे तो आयोडीन होगा। मतलब क्या हुआ कि आयोडीन जो है इस ग्रुप के अंदर लीस्ट रिएक्टिव है, और जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है वो फ्लोरीन, और जो सबसे लीस्ट रिएक्टिव है वो क्या है, आयोडीन। तो यहाँ पे हमने जो रिएक्टिविटी को डिस्कस किया, इसकी जो बेसिस हैं रिएक्टिविटी की वो क्या है कि इलेक्ट्रॉन को गेन करने की पावर, और ये जब इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, कन्वर्ट्स टू नेगेटिव आयन, एन आयन। अब नेगेटिव आयन में क्यों कन्वर्ट होते हैं, क्योंकि ये क्या है, नॉन मेटल्स हैं, और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। ठीक है, इसमें एक बात मैंने डिस्कस नहीं की, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स या ऑक्सीडाइजिंग पावर होती क्या है, तो इसको ज़रा हम देख लेते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होती है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ठीक है, अब क्या है कि हम लेट्स से कि फ्लोरीन की जो कैपेसिटी है, एबिलिटी है, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, माइनस के अंदर। ठीक है, अब हम अगर इसको डिफ़ाइन करते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आर दोज एलिमेंट्स आर कंपाउंड्स। यहाँ पे हम एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, कंपाउंड भी हो सकते हैं। एलिमेंट्स आर कंपाउंड्स दैट oxidizes others by taking or removing their electrons and reduces itself these elements are called oxidizing agents। तो यहाँ पे मैं एक बात लिख रहा हूँ कि जो एजेंट्स, अब इसके साथ क्या है कि जो हैलोजेंस हैं, हैलोजेंस आर ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर, कि ये दूसरों के इलेक्ट्रॉन निकाल के अपने अंदर ऐड कर लेते हैं, तो ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और सबसे ज़्यादा जो पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो कौन सा है, फ्लोरीन। मैंने दो बातें लिखी हैं कि ये क्या करते हैं, दूसरों के इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं, जब उनको निकालेंगे तो उनको ये क्या कर देते हैं, ऑक्सीडाइज कर देते हैं, और उनके इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर ऐड करके क्या कर लेते हैं, reduces itself मीन कि अपने अंदर वो इलेक्ट्रॉन जमा कर लेंगे। जो दूसरे से इन्होंने इलेक्ट्रॉन को निकाला था वो अपने अंदर जब ऐड करेंगे तो ये खुद रिड्यूस हो जाएंगे और दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देते हैं। ऐसे एलिमेंट्स या कंपाउंड्स को हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर। तो सबसे ज़्यादा जो फ्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ग्रेटर, उसके बाद क्लोरीन है, ब्रोमीन है, और उसके बाद आयोडीन है। इसी रिएक्टिविटी के बेस के ऊपर जो पहले हमने बात की कि आपने थोड़ा सा इसको रिवाइज करना है कि रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज़ होती है, ऑक्सीडाइजिंग पावर डाउन द ग्रुप डिक्रीज़ करती है।
ये दोनों एक ही बातें हैं। रिएक्टिविटी और ऑक्सीडाइजिंग पावर किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? इलेक्ट्रॉन को गेन करने की एबिलिटी पावर के ऊपर डिपेंड कर रही है रिएक्टिविटी। और उसके साथ हमने एक और बात लिखी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कौन से होते हैं जो दूसरों को ऑक्सीडाइज कर देते हैं और ख़ुद रिड्यूस हो जाते हैं। दूसरों को ऑक्सीडाइज कैसे करेंगे कि उनके इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर देते हैं। जो इलेक्ट्रॉन वो उनके आउटर शेल से रिमूव करेंगे वो अपने अंदर ऐड करके ख़ुद को क्या कर देंगे? रिड्यूस। यहाँ पे फ्लोरीन क्या हो रहा है? रिड्यूसेस। F reduces to F नेगेटिव बाय गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बाद जो है वो नेक्स्ट में आपके क्वेश्चन भी लूँगा कि अपने क्वेश्चन आप नोट करके रखें, 2-3 मिनट में आपको दूंगा। अब पहले हम डिस्कस कर लेते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? बाय डेफिनेशन अ रिएक्शन, इसको आप नोट करते जाएं या समझते जाएं। अ रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट, या इसको हम लिख लेते हैं वन एलिमेंट आर ग्रुप, ठीक है। डिफरेंट एलिमेंट्स का या एटम का ग्रुप हो सकता है। ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय an other element or group। अब जिसमें हम क्या करते हैं कि लेट्स से कि हमारे पास एक रिएक्शन है जिसमें ए बी कोई कंपाउंड है, मॉलिक्यूल है, जिसमें से हम सी क्या कर रहे हैं? इसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं। अगर सी जो है बी को रिप्लेस करके ख़ुद इसकी जगह आ जाता है, जैसे बी को हमने किसके साथ रिप्लेस कर दिया? सी के साथ। तो हम यहाँ पे अगर हम लिखते हैं कि जो सी है, इसको कलर में थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ ताकि आपको आसानी के साथ समझ आए। अब सी जो है किसकी जगह आ गया है? बी की जगह, और बी को हमने यहाँ से डिस्प्लेस कर दिया है, रिप्लेस कर दिया है। ऐसे रिएक्शन जिसमें एक ग्रुप किसी दूसरे ग्रुप से रिप्लेस कर दिया जाता है, ऐसे रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। और हैलोजेंस क्या करते हैं? अब यहाँ पे एक बात आपने लिखनी है कि हैलोजेंस अंडरगो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। सारे पॉसिबिलिटी नहीं है, कुछ जो हैं वो डिस्प्लेस कर सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, ठीक है। अब इसके साथ आपने बात लिखनी है कि जो मोर पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा जो इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है? मोर पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज फ्लोरीन। इसका क्या मतलब हुआ कि फ्लोरीन हैज़ मोर पावर टू गेन इलेक्ट्रॉन as compared to other halogens, ठीक है। एज कम्पेयर टू अदर हेलोजेंस के ये दूसरे हेलोजेंस की निस्बत ज़्यादा पावर रखता है कि ये क्या कर सकता है? इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा कि एक बात आपने लिखनी है कि फ्लोरीन कैन डिस्प्लेस all other halogens, ठीक है। अब इसको आपने थोड़ा सा रीड कर लेना है, देख लेना है। कोई क्वेश्चन है तो आप अपनी नोटबुक के ऊपर नोट करें, मैं आपके क्वेश्चन भी लूँगा। तो सबसे पहले हमने जो डेफिनेशन लिखी इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, वो क्या है कि एक ग्रुप को जब हम किसी दूसरे ग्रुप के साथ रिप्लेस कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है? ऐसा रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बन जाता है। ये एक मैंने एग्जांपल लिखी है, कोई भी हम रिएक्टेड यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं और
जो C है वो B को रिप्लेस कर रहा है, तो इसका मतलब है कि ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अब इसमें डिस्प्लेसमेंट होगी कैसे कि C जो है वो मोर पावरफुल होगा B से। ये हम कैसे चेक करेंगे कि C जो है वो मोर पावरफुल है B से? तो हमने यहाँ पे लिखा कि फ्लोरीन जो है वो मोर पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कि इसकी एबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है कि इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है, और ये ट्रेंड डिक्रीज करता है डाउन द ग्रुप। अगर आप नीचे जाते जाते हैं तो जो ट्रेंड है इलेक्ट्रॉन को गेन करने का वो डिक्रीज करता है। इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे मैं एक चीज़ आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का जो ऑर्डर होगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब इसको ज़रा से आपने समझना है कि अगर हम नीचे जाते जाते हैं तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, ये जो ऊपर वाला है ये नीचे वाले को कर सकता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैन अकर। अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ मूव करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैन नॉट अकर। ये बात आपने याद रखनी है। इसको मैं इक्वेशन से भी बताता हूँ। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैन नॉट अकर। ये कैसे होगा? जैसे फॉर एग्जांपल आपकी बुक के अंदर कुछ एग्जांपल्स लिखी गई हैं, वो मैं एग्जांपल यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले एग्जांपल है जो पेज नंबर है 66 के ऊपर। ये आपने समझनी है कि एग्जांपल नंबर 1, तो फ्लोरीन रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? KCl के साथ, 2KCl। अब यहाँ पे आपने देखना है कि क्या ये रिएक्शन फिजिबल है कि नहीं है। तो यस फिजिबल है, क्योंकि हमने यहाँ पे दो हैलोजेंस को कंपेयर करना है, फ्लोरीन और क्लोरीन को। अब जो डिस्प्लेस कर रहा है, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ KF प्लस, दूसरा क्या हो जाएगा Cl2, क्लोरीन इंडिपेंडेंट हो जाएगा, और साथ में हम यहाँ पे इसके साथ बैलेंस करने के लिए 2 लगाएंगे। तो क्या इस इक्वेशन में जो आप सीख रहे हैं, किसने डिस्प्लेस किया? फ्लोरीन ने डिस्प्लेस किया क्लोरीन को। क्या फ्लोरीन क्लोरीन को डिस्प्लेस कर सकता है? तो यस, फ्लोरीन कैन डिस्प्लेस क्लोरीन। अब इसकी रीज़न क्या है? सिंपल मीनिंग में, बिकॉज फ्लोरीन इज placed above in group as compared to क्लोरीन। जो ऊपर वाले हैलोजेंस हैं वो नीचे वाले को डिस्प्लेस कर सकते हैं। तो ये मैंने इसकी रीज़न लिख दी। अगर हम, और फ्लोरीन जो है वो सब हैलोजेंस को डिस्प्लेस कर सकता है, ये बात आपने याद रखनी है। लेकिन अगर हम क्या करें कि Cl2 और KF का रिएक्शन करें तो ये क्या हो जाएगा? क्या ये ऐसी बात हो सकती है कि KCl और F2 हो जाए? तो ये रिएक्शन क्या पॉसिबल हो सकता है? तो इसके साथ हम रीज़न लिखेंगे कि दिस रिएक्शन कैन नॉट पॉसिबल, दिस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैन नॉट अकर। अब रीज़न क्या है कि बिकॉज क्लोरीन Cl2 इज प्लेस्ड डाउन इन ग्रुप। ठीक है, कि ये डाउन इन अ ग्रुप होती है। अब नीचे से जैसे हम ऊपर जा रहे हैं, तो यहाँ से नीचे से ऊपर जाएंगे तो क्लोरीन जो है वो फ्लोरीन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। जो डाउन होगा हैलोजेंस, वो ऊपर वाले हैलोजेंस को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। ये बात आपने याद रखनी है। और जो फ्लोरीन है, इसके जितने भी रिएक्शन होंगे, अगर फ्लोरीन किसी दूसरे को डिस्प्लेस कर रहा है तो ऐसा रिएक्शन पॉसिबल होता है, बिकॉज कि फ्लोरीन सबसे अबव है। तो जो अबव होगा वो दूसरे को डिस्प्लेस कर सकता है। एक हम और एग्जांपल लेते हैं डिस्प्लेस रिएक्शन की। जैसे हमने बात की कि एक और हम ले लेंगे। जैसे हमारे पास एक रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की एक और हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन।
अब एक एग्जांपल और इसके साथ करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। मैं 2-3 एग्जांपल लिखता हूँ। जैसे मैं लिखता हूँ Br2 और प्लस NaI। अब ये रिएक्शन क्या ऐसे हो सकता है NaBr प्लस I2। ठीक है, एक रिएक्शन हमने ये लिखा। दूसरा हम रिएक्शन क्या लिख देते हैं कि लेट्स से कि हमारे पास इसी रिएक्शन को हम रिवर्स कर देते हैं I2 प्लस NaBr गिव्स अस NaI प्लस Br2। ठीक है, ये दो मैंने एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लिखे। तो सबसे पहले आपने देखना है कि क्या Br जो है वो I को रिप्लेस करके खुद इसकी जगह आ सकता है या कि नहीं। इसको समझने के लिए आप इस सीरीज़ में जाएंगे। डाउन द ग्रुप ये रिएक्शन पॉसिबल है। जो ऊपर वाले होंगे हेलोजेंस वो नीचे वाले को डिस्प्लेस कर सकते हैं, और नीचे से जो ऊपर जाएंगे तो नॉट पॉसिबल। ठीक है, अब ज़रा देखें कि ब्रोमीन जो है, और यहाँ पे आपने ब्रोमीन वर्सेस आयोडीन को कंपेयर करना है। क्या ब्रोमीन अबव है या आयोडीन अबव है। तो ब्रोमीन जो है वो अबव इन अ ग्रुप है, आयोडीन डाउन इन अ ग्रुप है। तो ब्रोमीन कैन डिस्प्लेस आयोडीन। तो ब्रोमीन क्या कर सकता है, यस दिस रिएक्शन कैन बी पॉसिबल, दिस रिएक्शन कैन बी पॉसिबल। ठीक है, तो ये रिएक्शन पॉसिबल हो सकता है। रीज़न क्या है कि ब्रोमीन अबव इन ग्रुप है, तो ब्रोमीन की जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है, डिस्प्लेसमेंट पावर है, वो ग्रेटर होगी एज़ कम्पेयर टू आयोडीन। अगर हम इस रिएक्शन को रिवर्स कर देते हैं तो आयोडीन और ब्रोमीन के दरमियान जो कंपैरिजन है वो हम देखेंगे। अब आयोडीन वर्सेस ब्रोमीन होगा। अब ब्रोमीन जो है अबव है, आयोडीन डाउन है, तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा। नो दिस रिएक्शन cannot possible because iodine I2 has no more oxidizing power to displace Br2। ब्रोमीन को ये डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये हमारे जो डिस्कशन थी बेसिकली किसके हवाले से थी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, जिसमें हम क्या करते हैं कि किसी एक ग्रुप को किसी दूसरे ग्रुप से डिस्प्लेस कर देते हैं। और ये डिपेंड किस पे कर रहा है कि जो रिप्लेस करेगा, दूसरे की जगह लेगा, वो उससे मोर पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना चाहिए। तो ग्रुप में जो मोर पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो फ्लोरीन है। तो फ्लोरीन सारे हेलोजेंस को डिस्प्लेस कर सकता है। और ये ट्रेंड कैसे जाता है, डाउन द ग्रुप आप जाते जाएंगे तो अबव जो एलिमेंट है, अबव हेलोजन एज कम्पेयर टू डाउन, तो डाउन वाले को वो डिस्प्लेस कर सकेगा, लेकिन डाउन वाला हेलोजन अबव वाले हेलोजन्स को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। अगर इस तरह के कोई क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि मैं एक रिएक्शन लिखता हूँ और आपसे पूछता हूँ कि डिस्कस द फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन, कि रिएक्शन पॉसिबल है या कि नहीं है, इसकी आप रीज़न बताएंगे, तो फिर आपने ये डिस्कशन करनी है कि रिएक्शन कैसे पॉसिबल हो रहा है और कैसे पॉसिबल नहीं हो रहा। उसके बाद दो एग्जांपल हमने और लिखी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के हवाले से। अब लास्ट पे एक टॉपिक हमने डिस्कस करना है जो कि है हाइड्रोजन हेलाइड्स एंड देयर थर्मल स्टेबिलिटीज़। ये सारे जो अभी हम काम कर रहे हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। इसमें से अक्सर औकात लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है और शार्ट क्वेश्चन भी अक्सर औकात आता है। ये डिस्कस करने के बाद आपके क्वेश्चंस की तरफ आएंगे। सबसे पहले क्या है कि हाइड्रोजन हेलाइड्स हम किसे कहते हैं, हाइड्रोजन हेलाइड्स। ठीक है, अब हाइड्रोजन और हेलाइड क्या होते हैं, बेसिकली जो हाइड्रोजन है उसके लिए हम जो सिंबल यूज़ करते हैं वो क्या होता है, H। और जो हेलाइड्स है ये हेलोजन से है। हेलोजन्स के लिए हम जो सिंबल यूज़ करते हैं वो क्या है, X। जब X क्या होता है, नेगेटिव फॉर्म में होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, हेलाइड्स। ठीक है, अब हेलाइड्स बनते कैसे हैं, इसको हम क्या डेफिनेशन देंगे या डेफिनेशन इसकी क्या होगी। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, व्हेन हेलोजेंस आर reacted with हाइड्रोजन। ठीक है,
अब इससे क्या होगा कि दे जनरेट अ कंपाउंड, they generate a compound known as हाइड्रोजन हैलाइड। हाइड्रोजन हैलाइड, और इसको हम कैसे लिखेंगे, इसका जो फार्मूला होगा वो क्या होगा, HX। ठीक है, जैसे H जो है उसके लिए हमने लिखा कि हाइड्रोजन है, और X क्या होगा यहाँ पे, X मीन के यहाँ पे X क्या हो सकता है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, और क्या हो जाएगा, आयोडीन हो जाएगा। ठीक है, अब जब ये जनरल फॉर्म के अंदर हम रिएक्शन लिखते हैं H हाइड्रोजन और X2 हैलोजन, जब ये रिएक्ट करते हैं तो यहाँ से क्या बनता है, 2HX, और ये HX मॉलिक्यूल कौन सा है, हाइड्रोजन हैलाइड, हाइड्रोजन हैलाइड्स। अब फॉर एग्जांपल जैसे हम एक रिएक्शन कोई स्पेसिफिक रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पे H2 को एज इट इज़ रखेंगे और इसकी जगह हम क्या ले आएंगे, F2। जब इसके साथ ये रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, HF बनाएगा। अगर ये H2 लेट्स से कि Cl2 के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ से क्या बनाएगा, 2HCl। अगर यही H2 किसके साथ रिएक्ट करता है, Br2 के साथ, तो ये क्या जनरेट करेगा, 2HBr। अगर ये किसके साथ रिएक्ट करता है, H2 I2 के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ से क्या बनेगा, 2HI। ठीक है, ये पहले का नाम क्या हो जाएगा, कुछ नाम मैं लिख देता हूँ, दिस इज हाइड्रोजन फ्लोराइड। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन फ्लोराइड, और ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, इसके साथ नीचे क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, और उसके बाद जो लास्ट पे है इसको हम क्या लिखते हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड। ये नाम भी आपको याद होने चाहिए, आयोडाइड। ठीक है, अब यहाँ पे हमने हाइड्रोजन हैलाइड को डिस्कस कर लिया कि ये बनते कैसे हैं और ये कितने हो सकते हैं। अब जो हमने मेन टॉपिक डिस्कस करना है कि थर्मल स्टेबिलिटीज़ ऑफ दीज हैलाइड्स, कि हीट से क्या ये स्टेबल होते हैं, इनको कितनी ज़्यादा हीट चाहिए कि ये ब्रेक डाउन हो जाएं, और उनका पैटर्न कौन सा होता है, सबसे ज़्यादा हीट किसके लिए रिक्वायर्ड होती है, कौन सा ज़्यादा मोस्ट स्टेबल होता है, और ये थर्मल स्टेबिलिटीज़ जो हैं किसके ऊपर डिपेंड करती हैं, क्या कोई ऐसा फैक्टर है जिसके ऊपर ये थर्मल स्टेबिलिटीज़ जिसका डिपेंड करेंगी। तो नेक्स्ट हमने इसके लिए एक देखना है कि थर्मल स्टेबिलिटीज़, thermal stabilities of hydrogen halides। ठीक है, अब यहाँ पे बात है कि यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि स्टेबिलिटीज ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स अंडर द टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर, या इसको साथ हम क्या लिख रहे हैं, हीट। ठीक है, कि स्टेबिलिटीज़ जब हम इसको हीट दें, बहुत ज़्यादा हीट दें, तो क्या ये स्टेबल होते हैं या ब्रेक डाउन हो जाते हैं। अब ये जो थर्मल स्टेबिलिटीज़ हैं किसके ऊपर डिपेंड करेंगी, इट डिपेंड्स ऑन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन electronegativity difference between the two bonded atoms। ठीक है, अब एक और बात हम लिख रहे हैं कि मोर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, जिस मॉलिक्यूल के अंदर जिस HX का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होगा, मोर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ठीक है, इसके साथ होगा क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, मोर हीट एनर्जी, मोर टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड टू
to break the HX molecule. HX molecule, इसका मतलब क्या हुआ? It means that those HX molecules are more stable. ठीक है, कि जिनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मोर होगा उनके लिए ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए कि उस HX मालिक्यूल को हम ब्रेक कर सकें। अब ये पता लगाना है कि कौन सा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल के अंदर या इस हैलोजन ग्रुप के अंदर सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ द order of electronegativity, ये कौन सा है? डिक्रीजिंग पैटर्न के सबसे पहले हम किसका लिखेंगे? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होगी। तो फ्लोरीन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू क्लोरीन, और उसके बाद क्या आता है? ब्रोमीन, और उसके बाद क्या आएगा? आयोडीन। ठीक है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ये ट्रेंड आ जाएगा कि सबसे ज़्यादा फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है। उसके बाद अगर हम एक और बात लिखते हैं कि इन सारों को सम अप करके द ट्रेंड्स ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ HX हाइड्रोजन हैलाइड, वो क्या होगा कि हमने लिखा कि सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो फ्लोरीन है। तो HF का मालिक्यूल सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा एज़ कंपेयर टू HCl, और ये ज़्यादा स्टेबल होगा किससे? HBr से, और ये ज़्यादा स्टेबल होगा किससे? HI से। जो मोस्ट स्टेबल है इस तरफ आएंगे तो मोर स्टेबल, अगर आप दूसरी तरफ जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? लीस्ट स्टेबल। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि HI सबसे लीस्ट स्टेबल होता है और जो HF है वो सबसे ज़्यादा मोर स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब मैं आपके क्वेश्चन लूँगा, कोई 2 से 3 मिनट आपके क्वेश्चंस को डिस्कस करना है, फिर इस क्लास को हमने वाइंड अप करना है। जल्दी से अपने क्वेश्चंस की तरफ आ जाएं जहाँ से हमने स्टार्ट लिया था। ठीक है, ठीक है, जल्दी से वैलिड क्वेश्चन आपने करने हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें ये जो अभी मैंने पूरा टॉपिक डिस्कस किया है, जैसे अभी हमने बात की है कि आप दूसरा जो पार्ट था इसका रिएक्टिविटी का ट्रेंड बताएं। जैसे यहाँ से एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। शॉर्ट क्वेश्चन आपने क्या करना है कि वो पूछेगा डिस्कस द आर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस, तो ये आपने आर्डर बताना है। अगर वो पूछता है कि आप ट्रेंड को एक्सप्लेन करें रिएक्टिविटी का और रिएक्टिविटी किस पे डिपेंड कर रही है, तो ये आपने यहाँ से चीज़ बतानी है। ठीक है, तो यहाँ से जो रिएक्टिविटी के ट्रेंड्स हैं, अगर ट्रेंड्स के हवाले से क्वेश्चन आता है तो ये आप बताएंगे। अगर वो पूछता है कि डिपेंडेंसी किस पे होती है तो आपने ये बताना है डिस्कस द ट्रेंड्स। अब मैं लास्ट पे कुछ शॉर्ट क्वेश्चन लिखूंगा, वो आपने देख लेने हैं। 4-5 एक मैं लिखूंगा, वो आप देख लीजिएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा सा ओवरव्यू, हैलोजेंस का ओवरव्यू दे दें। ठीक है, हाइड्रोजन हैलाइड्स एंड थर्मल स्टेबिलिटी, सर पेपर में इसके रिलेटेड लॉन्ग आएगा। ठीक है, मैं सारे क्वेश्चन आपके साथ सर ये क्या, ये सब MCQs के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। मैं कुछ जैसे मैंने MCQs आपको दिया कि विच इज़ मोर रिएक्टिव, अगर वो आपको 4 ऑप्शन दे देता है A, B, C और D, तो इसमें से आप चूज़ करेंगे कि फ्लोरीन इज़ मोर रिएक्टिव। अगर वो आपको देता है विच इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो आप इसमें से चूज़ करेंगे कि कौन सा ऐसा होगा जो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे तीसरी
नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर हैं, ये स्लाइड्स कहाँ गई हैं? ठीक है, तो यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चंस लिखूंगा। जैसे आप सारू ने कहा कि भाई इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं। पेपर पैटर्न का अभी हम कोई बात नहीं करेंगे, जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो हम डिस्कस करेंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट समझा दें। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है कि हमारी केमिस्ट्री के अंदर रेडॉक्स रिएक्शन होते हैं। यहाँ पे तो हमने जस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का हवाला दिया क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग की बात हो रही थी। तो ऑक्सीडाइजिंग वो एलिमेंट्स या कंपाउंड हो सकते हैं जो दूसरे एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन्स को निकाल के खुद अपने अंदर ऐड कर लेते हैं। तो जितने भी हमने हैलोजेंस को डिस्कस किया, ये नॉन मेटल्स हैं। ये नॉन मेटल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को अपने आउटर शेल के अंदर एब्जॉर्ब करके खुद रिड्यूस हो जाते हैं। जब ये ऐसा प्रोसेस करते हैं, खुद रिड्यूस हो जाएंगे और दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देते हैं, दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स को निकालते हैं, तो ऐसे कंपाउंड्स या एलिमेंट्स को हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कहेंगे। ठीक है। अच्छा, केमिस्ट्री का पेपर पैटर्न, थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी के हवाले से हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, थर्मल स्टेबिलिटी पे आ जाएं। थर्मल स्टेबिलिटी क्या होती है कि हम अगर तीन हमारे पास, बल्कि 1 2 3 4 हाइड्रोजन हैलाइड्स हैं। हाइड्रोजन हैलाइड कैसे बनता है, जब आप किसी भी हाइड्रोजन को रिएक्ट करवाएंगे किसके साथ, ये सारे आपके सामने हाइड्रोजन हैलाइड हैं। हाइड्रोजन को हमने हैलोजन के साथ रिएक्ट किया तो एक कंपाउंड जनरेट हो रहा है जिसको हम क्या कह रहे हैं, हाइड्रोजन हैलाइड। अब हमने ये बात देखनी है, HF, HCl, HBr और HI, इन सारों में से अगर हम हीट देते हैं तो ये क्या होगा कि कौन सा ऐसा हाइड्रोजन हैलाइड है जो कि स्टेबल होगा। ज़्यादा टेम्परेचर उसको चाहिए कि वो ब्रेक डाउन हो। जिस हाइड्रोजन हैलाइड को ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए एज़ कम्पेयर टू अदर हाइड्रोजन हैलाइड, तो वो मोर स्टेबल होगा। थर्मल स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड कर रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर। इन सारों में से जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसका बांड ज़्यादा मजबूत होगा। उस बांड को ब्रेक करने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी, तो वो हाइड्रोजन हैलाइड मोर स्टेबल होगा। और जिसके लिए लेस एनर्जी चाहिए उसको ब्रेक करने के लिए, वो लीस्ट स्टेबल इन नेचर होगा। तो हमने जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड देखा, तो फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। लास्ट पे हमने जो थर्मल स्टेबिलिटी के हवाले से देखा, तो हाइड्रोजन HF, हाइड्रोजन फ्लोराइड मोर स्टेबल होगा। रीज़न क्या है कि इसमें फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। उसके बाद HCl आता है, उसके बाद Br, जो लीस्ट स्टेबल होगा वो HI होगा। ठीक है। इसमें अगर आप शार्ट क्वेश्चन देखते हैं तो सबसे पहले क्या हो सकता है, लास्ट पे मैं इसके जो क्वेश्चंस हैं वो लिख देता हूँ। शार्ट क्वेश्चंस जो अभी हमने डिस्कस किया वो कौन से हो सकते हैं। ठीक है, ये आप नोट कर लें। डिस्कस रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हैलोजेंस। ठीक है, उसके बाद क्या हो सकता है, डिफाइन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, उसके बाद इसके लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए गिव वन एग्जांपल। उसके बाद आगे चलें तो तीसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है, एक्सप्लेन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। विद, इसको अगर हम चेंज कर लेते हैं, विद द हेल्प ऑफ वन एग्जांपल, विद वन एग्जांपल। ठीक है, उसके बाद क्या हो सकता है कि discuss the feasibility of the reaction, discuss the feasibility of reaction। रिएक्शन कैसे हो सकता है, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ I2 plus NaI NaBr gives us NaI plus Br2।
तो ये रिएक्शन आपसे पूछा जाएगा कि क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है। उसके बाद दूसरा अगर हम लिखते हैं कि F2 प्लस KI, ठीक है, ये क्या हो सकता है KF प्लस I2। तो क्या ये रिएक्शन पॉसिबल हो सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। और जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो एक आएगा इसमें से, लॉन्ग क्वेश्चन जो अक्सर औकात रिपीट होता है, डिस्कस द थर्मल स्टेबिलिटीज़ ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है और अक्सर औकात यहाँ से रिपीट होता है। ठीक है, और इसमें से अगर शार्ट बनता है, इसी में से अगर शार्ट बनेगा तो वो कौन सा हो सकता है, राइट डाउन द स्टेबिलिटी आर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी आर्डर ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। इसमें सिर्फ आपने आर्डर लिखना है जो हमने लिखा है हाइड्रोजन हैलाइड्स। ठीक है, तो ये एक शार्ट और लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से आ सकता है। तो आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो यहीं तक होगा। होप्स हो कि आपको सारी चीज़ें अंडरस्टैंड हुई हैं। अगर कोई क्वेश्चन होता है तो आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद इदरीस आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।